हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में क्लास 12th के कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट का 8वां लेसन करेंगे जिसका नाम है फलों के रोग। आज अपने इस वीडियो में इस 8वें लेसन को कंप्लीट ही कर देंगे। ये छोटा सा लेसन है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले अपने कृषि जीव विज्ञान का फर्स्ट लेसन चल रहा था पादप प्रजनन, और अब अपने करते हैं इसका नेक्स्ट लेसन फलों के रोग। इस लेसन के बाद अपने इस नया लेसन स्टार्ट करेंगे जो सेकंड लेसन है आपका पादप जैव प्रौद्योगिकी। आपके इस लेसन में फलों के 3 रोग दिए हुए हैं। सबसे पहला रोग है नींबू का कैंकर रोग, जिसे अपने कहते हैं जिसे अपने कहते हैं सिट्रस कैंकर। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह रोग नींबू वंशीय वृक्षों का एक प्रमुख जीवाणुज रोग है। मतलब जो नींबू का कैंकर रोग है, नींबू वंश के जितने भी वृक्ष होते हैं जैसे संतरा, किन्नू, माल्टा, जितने भी नींबू वंशीय वृक्ष हैं उन सभी के अंदर ये जो कैंकर रोग है ये होता है। और ये जो कैंकर रोग है किस प्रकार का रोग है? एक जीवाणुज रोग है, मतलब जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि इस रोग की उत्पत्ति स्थान भारत या जावा को माना जाता है। मतलब सबसे पहले ये डिजीज है ये भारत में ही पाई गई थी या जावा में पाई गई थी। भारत या जावा से ही ये डिजीज अन्य देशों में फैली। तीसरा पॉइंट है कि भारत में फ्रांसेट व जेनकिंस ने कागजी नींबू पर देहरादून में देखा था। मतलब ये जो नींबू का कैंकर रोग है इसको सबसे पहले देहरादून में कागजी नींबू के अंदर 2 वैज्ञानिक हैं, फ्रांसेट व जेनकिंस ने देखा था। और जावा में सिट्रस ओरेंटिफोलिया के नमूनों पर देखा गया था। मतलब भारत के अंदर तो देखा गया था कागजी नींबू पर और जावा में देखा गया था सिट्रस ओरेंटिफोलिया पर। इस रोग को भारत में नींबू का नासूर भी कहते हैं। मतलब इसका सामान्य नाम है भारत के अंदर नींबू का नासूर। तो इन 4 पॉइंटों में से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो नींबू का कैंकर रोग है ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है या कवक के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इस रोग के लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है कि इस रोग के लक्षण वृक्षों की पत्तियों, टहनियों, पुरानी शाखाओं, फलों और कांटों पर देखे जा सकते हैं। मतलब पौधे का जो भी भाग वायवीय होता है, मतलब जो मिट्टी से बाहर होता है, उन सभी भागों पर इस रोग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पत्तियों पर भी देखे जा सकते हैं, टहनियों पर भी, शाखाओं पर भी और कांटों पर भी। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये नींबू की पत्ती है। इस नींबू की पत्ती पर कैसे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं। पत्ती के साथ साथ जो फल हैं फलों पर भी छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जैसा आपको इस पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि ये नींबू का फल है। इस नींबू के फल पर छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे बने हुए हैं। पत्तियों और फलों के साथ साथ आप टहनियों पर भी इसके लक्षण देख सकते हैं कि टहनियाँ सामान्य रंग की नहीं रहती, उन पर भी ब्राउन कलर के या भूरे कलर के धब्बे बन जाते हैं। जैसा कि आपको इन पिक्चर्स में साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लक्षण पत्तियों पर भी अपने देख सकते हैं, फलों पर भी देख सकते हैं और टहनियों पर भी देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जल सिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। जैसा आपने उस पिक्चर में देखा था कि पत्तियों पर छोटे छोटे कलर के धब्बे थे। फिर क्या है कि पत्तियों पर ये धब्बे पीले, भूरे, उभरे हुए दानों के समान होते हैं। मतलब पीले भी हो सकते हैं, भूरे कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन उभरे हुए होते हैं। मतलब पत्ती के बाहर संरचना बनी होती है दानों के समान। प्रारंभ में ये धब्बे पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि इस रोग के लक्षण प्रारंभ में पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये रोग ज्यादा फैल जाता है तो बाद में ऊपरी सतह पर भी दिखाई देने लगते हैं ये धब्बे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ समय बाद ये धब्बे सफेद से भूरे हो जाते हैं और खुरदरे और कठोर भी हो जाते हैं। मतलब इस बीमारी के प्रारंभ में ये धब्बे सफेद कलर के होते हैं लेकिन बाद में हो जाते हैं ब्राउन। और जब ये धब्बे ब्राउन हो जाते हैं तो ये ज़्यादा खुरदरे हो जाते हैं, मतलब दानेनुमा हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण है कि टहनियों पर बने कंकरों के कारण मतलब धब्बों के कारण शाखाएं उस स्थान से आसानी से टूट जाती हैं। जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि टहनियों पर बड़े बड़े आकार के धब्बे बन जाते हैं और उनके कारण जो टहनियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जहाँ पर ये धब्बे बने होते हैं टहनियाँ वहाँ से अलग हो जाती हैं। मतलब मेन प्लांट से वो टहनियाँ टूटकर अलग हो जाती हैं। फिर आता है रोगग्रस्त पादप बौने रह जाते हैं। मतलब जिन नींबू के पौधों में ये कैंकर रोग हो जाता है वो सामान्य आकार से कम रह जाते हैं, मतलब बौने रह जाते हैं। और लास्ट लक्षण है
कि फलों पर बने दानों या धब्बों का प्रभाव केवल छिलके पर ही पड़ता है। इन दानों के कारण या इन धब्बों के कारण बाजार में फलों का मूल्य कम मिलता है। जैसे अपने को दिखाई दे रहा है कि इस नींबू पर धब्बे बने हुए हैं, तो जब इन धब्बों के कारण बाजार के अंदर इन फलों का रेट भी क्या होगा, जो सामान्य नींबू होते हैं उनसे कम हो जाएगा। लेकिन इन धब्बों का प्रभाव सिर्फ छिलके पर ही होता है, अंदर से जो फल है वो सामान्य होता है, लेकिन इन धब्बों के कारण उनका जो रेट है वो कम हो जाता है। फिर अपने देखते हैं रोगजनक, मतलब जो कैंकर बीमारी है, नींबू के अंदर होने वाला ये जो डिजीज है कैंकर डिजीज, ये किस जीवाणु के कारण होती है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है जैंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस और इसकी जो पैथोवर है या प्रजाति है वो है सिट्राई। तो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोगजनक मतलब जो जीवाणु का नाम जिसके कारण ये डिजीज होती है उसका नाम है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस और इसकी प्रजाति है पैथोवर है सिट्राई। और इसमें एक साइंटिस्ट है कि सर्वप्रथम हसी ने, विज्ञानी का नाम है हसी, सर्वप्रथम हसी ने सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया था। मतलब हसी ने बताया था कि ये जो सिट्रस कैंकर रोग है ये एक जीवाणु के कारण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रोग चक्कर। स्टूडेंट्स, ये रोग चक्कर सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिजीज में। ये सिर्फ रोग चक्कर ही जो सिर्फ 3-4 लाइनों का है, ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अपने समझते हैं कि रोग चक्कर क्या होता है। रोग चक्कर में अपने पढ़ेंगे कि ये रोग एक रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में कैसे पहुंचता है, कि इस रोग का वितरण रोगग्रस्त पौधों की टहनियों, पत्तियों से वायु, वर्षा के जल द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर मान लो एक रोगग्रस्त पौधा है और यहाँ पर है स्वस्थ पौधा, तो जब ज़्यादा तेज हवा आएगी या वर्षा के पानी के द्वारा यहाँ से जो जीवाणु हैं वो स्वस्थ पौधे पर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ नींबू के पर्ण सुरंगक कीट, मतलब एक कीट है जो नींबू के अंदर ही एक बीमारी उत्पन्न करता है जिसे अपने कहते हैं लीफ माइनर, मतलब नींबू की पत्तियों पर एक लाइनें सी बन जाती हैं। उस कीट के कारण भी ये जीवाणु एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचता है। नॉर्मल सी बात है कि ये मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट की ये लीफ है, यहाँ पर वो कीट प्रेजेंट है। जब ये कीट इस प्लांट से रोगग्रस्त प्लांट से स्वस्थ प्लांट पर जाएगा तो अपने साथ जीवाणु भी ले जाएगा और ये जीवाणु इस स्वस्थ पौधे पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर रोग उत्पन्न कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि पौधों में जीवाणु का प्रवेश रंध्रों व गाभों के द्वारा होता है। मतलब जब जीवाणु एक स्वस्थ पौधे पर आ जाएंगे तो वो उसकी बॉडी में कैसे प्रवेश करेंगे, तो जो पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा वो पौधों में प्रवेश करते हैं, और गाभों के द्वारा, मतलब जब अपने पौधों की गुड़ाई करते हैं या उन पर किसी भी तरह कट लग जाता है तो उनके गाभ हो जाता है। उन गाभों के कारण ही, उन गाभों के द्वारा ये जो जीवाणु है वो पौधे में प्रवेश कर जाता है। और इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, मतलब जब नमी ज़्यादा होती है। और लगभग टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा बनी रहती है, मतलब लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, उस समय या उन जगहों पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधन, मतलब अपने इस रोग को कैसे फैलने से रोक सकते हैं। तो प्रबंधन 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है शस्य प्रबंधन, मतलब खेतों के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं अपने करें। तो सबसे पहला है कि पौधे के संक्रमित भाग को काटकर अलग कर देना चाहिए और पौधे पर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। मतलब पौधे का जो रोगग्रस्त भाग है उसको अपने काट कर अलग कर दें और पौधे पर बोर्डो मिश्रण की अपने स्प्रे कर दें, उसका छिड़काव कर दें। सेकंड है कि रोग रहित पौधों का उपयोग करना चाहिए, मतलब अपने जो नर्सरी से पौधा लेके आते हैं उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। थर्ड है गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को जला देना चाहिए, मतलब जिन पौधों में ये बीमारियां होती हैं तो उनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं तो उनकी पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। और लास्ट में है कि नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए, मतलब इससे क्या होगा कि नर्सरी में पानी नहीं खड़ेगा तो वहां पर नमी कम होगी, तो जिसके कारण ये जो रोग है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में कम फैलेगा। शस्य प्रबंधन के बाद दूसरा है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने पढ़ेंगे कि पौधे की अपने को रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए, मतलब नींबू की अपने ऐसी किस्में बोएं जिसमें नींबू का कैंकर रोग होता ही ना हो। तो कई किस्में हैं, जैसे कागजी नींबू है, एसेंस 2 है, संकर 2 है और संकर 4 है। और लास्ट में थर्ड इसका उपाय है रासायनिक प्रबंधन, मतलब कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो एक तो अपने पहले पढ़ के ही गए हैं कि पौधों पर बोर्डो मिश्रण का स्प्रे करना चाहिए जो 1% हो, या लाइम सल्फर 0.2 का छिड़काव करना चाहिए। और इनका छिड़काव करना कब चाहिए कि फल लगने की 3 माह अवधि में।
तो केमिकल के नाम यहाँ पर दो हैं, एक है बोर्डो मिश्रण, दूसरा कौन सा है, लाइम सल्फर। और सेकंड है एक एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक है, और उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 500 ppm का स्प्रे करना चाहिए। यहाँ पर ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो आपने याद रखनी है। तो नींबू के कैंकर रोग के बाद दूसरी डिजीज आती है अमरूद का मलानी रोग या विल्ट ऑफ गवावा। अमरूद को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवावा, और मलानी को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, विल्ट। इस रोग को सर्वप्रथम 1938 में इलाहाबाद में लिखा गया था। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं कि इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस रोग के लक्षण अपने को कब दिखाई देंगे, वर्षा ऋतु में। मतलब वर्षा ऋतु में अपने को पौधों की देखभाल ज्यादा करनी चाहिए। सेकंड क्या है कि इस रोग के कारण जो रोगी पौधे की पत्तियां हैं वो बुरी होकर मुरझा जाती हैं और रोगी पौधे की शाखाएं सूखने लगती हैं। जैसा आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो कि ये एक रोगी पौधा है, इसकी आधी शाखाएं तो हरी हैं मतलब सामान्य हैं और आधी शाखाएं सूखनी शुरू हो गई। तो जब ये रोग ज़्यादा फैल जाएगा, मतलब अपने इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो सारी ब्रांचेस ही क्या हो जाएंगी, इसकी बुरी हो जाएंगी। मतलब सारा पौधा ही क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संक्रमित पौधे के विभिन्न भागों का कैम्बियम क्षेत्र कौन सा होता है कि जो अपने पौधे की बाहर वाली छाल होती है उस छाल को अपने हटा देंगे, तो जो नीचे वाला भाग होगा उसे अपने क्या कहेंगे, कैम्बियम भाग। कि जो संक्रमित पौधा होता है उसका जो कैम्बियम भाग होता है वो भी अपने को भूरे रंग का दिखाई देने लग जाता है। मतलब जब अपने उस पौधे की छाल उतार देंगे तो जो नीचे वाला भाग है वो भी अपने को भूरे रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं या नेक्स्ट लक्षण है कि रोगी पौधों की जड़ों के संवहन ऊतकों में कवक जाल भर जाता है। संवहन ऊतक कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कि अमरूद का जो मलानी रोग है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और उस कवक का कवक जाल संवहन ऊतकों में भर जाता है। मतलब जो जाइलम है वो जाइलम बंद हो जाता है, मतलब जाइलम का मार्ग बंद हो जाता है। अब जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों से पानी को ऊपर लेके जाता है। तो जब जाइलम ही बंद हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा कि भूमि से जो पानी है वो पौधे के ऊपरी भागों तक नहीं पहुंचेगा। तो जब पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा तो पानी की ऊपर कमी हो जाएगी, तो मतलब पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है रोगजनक। मतलब जो पौधे का जो अमरूद का मलानी रोग है वो किसके कारण होता है, वो कौन से कवक के कारण होता है। तो उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपकी बुक में दिया हुआ है ऑक्सीपोरम, ऑक्सीपोरम नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है, ऑक्सीस्पोरम, और इसकी प्रजाति क्या है, साइडाई। और इस कवक का जो कवक जाल है वो किस प्रकार का होता है, पटीय। पटीय मतलब कि ये मान लो एक कवक जाल है, बीच में इस प्रकार से इसमें सेगमेंट बने होंगे इस प्रकार। यदि कवक जाल सीधा ही हो इस प्रकार तो वो है अपटीय, लेकिन यदि इस प्रकार का होगा तो उसे अपने क्या कहेंगे, पटीय। और अंत व अंतरकोशिकीय होता है। मतलब मान लो ये पौधे की कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है और उनके अंदर भी वो प्रवेश कर सकता है। तो जो कवक जाल है वो पटीय होता है, वो अंत भी हो सकता है और अंतरकोशिकीय भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रबंधन। मतलब अपने अमरूद के मलानी रोग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आता है इसका शस्य प्रबंधन। कि रोगी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। कि जिस पौधे में अपने को इस रोग के लक्षण दिखाई दें उस पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। और सेकंड क्या है कि नर्सरी से रोग मुक्त पौधों को लाना चाहिए। फिर आते हैं जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में क्या आएंगी, रोगरोधी किस्में। मतलब अमरूद की रोगरोधी किस्मों को बोना चाहिए जिन किस्मों के अंदर ये मलानी रोग होता ही ना हो। तो ये कुछ किस्में लिखी हुई हैं, डोलका सिंध, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, वाइट गवावा 6296 और क्लोन 3212। ये कुछ अमरूद की किस्में हैं जिनके अंदर ये मलानी रोग होता ही नहीं है। और लास्ट में आता है इसमें रासायनिक प्रबंधन। मतलब अपने कौन कौन से केमिकलों का छिड़काव करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि चूना या जिप्सम द्वारा मृदा का उपचार। मतलब जहाँ पर भी अपने उस प्लांट को लगाना है या जहाँ पर लगा हुआ है तो उस मृदा पर अपने चूना या जिप्सम का अपने छिड़काव करके इस बीमारी से बच सकते हैं। सेकंड है कि गड्ढों में थायरीन का घोल डालना। कि जहाँ पर नींबू का प्लांट जहाँ पर
अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, उन गड्ढों के अंदर अपने थायरीम को डालना है। और थर्ड है मृदा को कार्बेंडाजिम से उपचारित करना। और लास्ट में है बाविस्टिन। तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अपने प्लांट पर ही, डायरेक्ट अमरूद पर ही इस बाविस्टिन का छिड़काव कर सकते हैं। इस चैप्टर की आपकी लास्ट डिजीज है बेर का छाछिया रोग, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। तो इस डिजीज को सर्वप्रथम 1946 में कानपुर में मेहता नामक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था। तो ये अपने याद रखना है, इंडिया का साइंटिस्ट है मेहता, कि कानपुर में मेहता नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसे देखा गया था। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि इस रोग के लक्षण अपने को पत्तियों और फलों पर दिखाई देते हैं, कि पत्तियों व फलों पर सफ़ेद चूर्ण जैसी संरचना दिखाई देती है। जैसा आपको इस पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि पत्ती का कलर ग्रीन कलर का है, लेकिन उस पत्ती पर सफ़ेद कलर की चूर्ण जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। और फलों पर भी ऐसा ही है। इस पिक्चर में दोनों टाइप के फल हैं, सामान्य फल भी हैं और रोगग्रस्त फल भी हैं। जो सामान्य फल हैं उनका कलर नॉर्मल है ग्रीन कलर का, लेकिन जो रोगग्रस्त फल हैं आप उनमें देख सकते हो कि उन पर वाइट कलर की संरचना प्रेजेंट है। तो वही डिजीज का लक्षण है कि पत्तियों व फलों पर सफ़ेद चूर्ण जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके कारण फलों का रंग भूरा हो जाता है। और ये रोग होता कब है? ये रोग होता है नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है रोगजनक। तो इसका रोगजनक है ओइडियम एरिसाइफोइडस। कि इसका रोगजनक कौन सा है? ओइडियम एरिसाइफोइडियस। फिर अपने पढ़ते हैं प्रबंधन कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे अपने इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है? शस्य प्रबंधन, कि अपने संक्रमित वाग को काट दें और उसे अपने जला दें। फिर आता है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में उसी तरह से अपने को प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। और लास्ट में है रासायनिक प्रबंधन, कि जो सल्फर धूली है, जो सल्फर का पाउडर है, उसका अपने को छिड़काव करना चाहिए। और लास्ट में है डाइनोकेप का छिड़काव करना चाहिए। और डाइनोकेप का छिड़काव कब करना चाहिए? सितंबर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया। यदि ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस लेक्चर को आप, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।